हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो एयरपोर्ट्स की जो नई वैकेंसी आई है 5/2021, वो वैकेंसी के अंदर आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। आपके जो भी एयरपोर्ट से रिलेटेड जो भी जितने भी डाउट बनते हैं, जब तक ये वीडियो एंड होगा तब तक आपके सारे के सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अंदर आपकी योग्यता क्या रहने वाली है, आपकी फीस कितने लगने वाली है, फॉर्म ऑफलाइन भरना है ऑनलाइन भरना है, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अपन वीडियो के लास्ट में ये जरूर डिस्कस करेंगे कि आपको इसका फॉर्म भरना कब से शुरू करना है। एक चीज़ ये जरूर ध्यान रख लेना, ऐसा नहीं है कि आधा वीडियो देख के और आप फॉर्म भरने चले जाओ। ये जरूर ध्यान रखना, वीडियो के लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि आपको इसके फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को अभी जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है इस वैकेंसी को लेकर वो यही है कि इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या है। तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तभी समझ में आ जाएगा कि आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। इन दोनों को लेकर जो कन्फ्यूजन है सारे के सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर कर देंगे। चलो उस सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इस वैकेंसी के लिए, वो नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या आपके मांगा। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो कौन सा है, 5/2021 DR जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ मैं आपको देखो और बता देता हूँ, अभी जो ये वैकेंसी आई है सिर्फ DAVP पे आई है, अभी जो आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर नहीं आई है। इसलिए मैंने बोला था कि आप बस लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे। इसलिए अपन वो सब कुछ लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको चलो जो इंपॉर्टेंट है जो नोटिफिकेशन में दिखा सकते हैं वो चीज़ें दिखा देते हैं। बाकी अपन फुल डिटेल में भी समझने वाले हैं कि एक के लिए योग्यता क्या चाहिए, इसलिए आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या दिया हुआ है आपके यहाँ पे, जो आपके पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, पोस्ट दी हुई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है और यहाँ पे कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट है वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चलो अपन इसमें देख लेते हैं जो आपके लिए जो जानना जरूरी इस वैकेंसी में। एक आपको ध्यान रखना है, इसमें जो एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है वो एज का क्राइटेरिया आपके क्या रहने वाला है, 18 से लेकर 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन 18 से 25 के बीच में भी आपको जो छूट मिलता है, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी, और SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसके अंदर। और इसके अलावा PWBT कैटेगरी से 10 साल के एक सर्विसमैन का फिर आप SC ST OBC ये सब कुछ आप बाद में देख सकते हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने वो यहाँ पे आपको बता दी। अब चलो जो अपन सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख लेते। एक यहाँ पे जो पे स्केल है, आप इन सभी का यहाँ पे स्केल भी देख सकते हो। वैसे जो ये नोटिफिकेशन है जो ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे भी अवेलेबल करवा देंगे, तो वहाँ भी आप आराम से इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही दिखा दिया था। अब जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है वो कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। तो आप ये देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। सुप्रिटेंडेंट स्टोर की पोस्ट के लिए है, LDC की पोस्ट के लिए है, CMTD की पोस्ट के लिए है, कुक की पोस्ट के लिए, कारपेंटर की पोस्ट के लिए, फायरमैन की पोस्ट के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इन सभी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। अब इन कौन कौन सी पोस्ट में आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए चलो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देना है, सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे वो है कि सुप्रिटेंडेंट स्टोर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन साथ में एक यहाँ पे डिजायरेबल दिया हुआ है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि सर जो ये डिजायरेबल के अंदर जो दिया हुआ है वो हमारे लिए कंपलसरी है या नहीं है। तो मैं अभी आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो डिजायरेबल दिया हुआ है उसका मतलब होता है कि अगर आपके पास में जैसे इसके अंदर मांगा हुआ है कि आपको स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अकाउंट और ये सब कुछ मैनेज करने का भी, चाहे अपने पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट किसी भी सेक्टर के अंदर काम किया वो, ये अगर आपके पास में होगी तो आपको प्रीफरेंस दी जाएगी, जैसे प्रायोरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपके पास में एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपने अगर ग्रेजुएट कर रखी है वो भी किसी भी फील्ड के अंदर, तो भी आप इसके अंदर आराम से अप्लाई कर सकते हो। चलो अगली पोस्ट देख लेते हैं हम। अगली जो यहाँ पे पोस्ट दी हुई है वो है कि LDC पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी। तो LDC के लिए आपके पास में 12th क्लास पास होनी चाहिए और टाइपिंग की स्पीड है वो आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और जो 30 WPM है वो हिंदी के अंदर होनी चाहिए। और टाइपिंग किस में होगी, आपके कंप्यूटर पर टाइपिंग करवाई जाएगी। अब चलो देख लेते हैं अगली जो वैकेंसी है या फिर अगली जो पोस्ट है। अगली जो पोस्ट है वो रहने वाली है आपके कुक की पोस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देना है, कुक की पोस्ट को लेके भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूजन के अंदर रहते हैं। जैसे कुक की पोस्ट के अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो तो 10th क्लास मांगी गई है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर्टिफिकेट टू डिप्लोमा इन कैटरिंग, यानी कि आपके पास में कैटरिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, 1 साल को आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप अगर ज्ञान देते हो तो यहाँ पर कहीं भी डिजायरेबल वगैरह नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जो ये एक्सपीरियंस है कुक की
पोस्ट के लिए ये आपके लिए कंपलसरी है। देखो इसलिए मैंने पहले बताया था कि जिसमें कंपलसरी नहीं होता, वैसे मैं आपको अलग से बता भी दूंगा कि इसके अंदर कंपलसरी नहीं है और किसके अंदर कंपलसरी है। एक चीज़ आप लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में अपन वो भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म भरते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है ताकि आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के कम से कम चांस हो। अब चलो देख लेते हैं अगली जो पोस्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी पोस्ट है। कारपेंटर की पोस्ट के लिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास मांगी गई है, लेकिन कारपेंटर के अंदर भी 10th क्लास के साथ में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी कारपेंटर ट्रेड से रिलेटेड है। तो इसके अंदर भी आपके पास में अगर सर्टिफिकेट या फिर एक्सपीरियंस है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, वरना इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब जो अगली जो पोस्ट बची है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो है MTS की पोस्ट के लिए। MTS पोस्ट के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, 10th क्लास पास होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है जो 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वॉचमैन या फिर लैस्कर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिजायरेबल के अंदर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, यानी कि ये भी कंपलसरी नहीं होता है कि आपके पास में एक्सपीरियंस हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ 10th क्लास पास कर रखी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलो अब जो अगली जो पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी पोस्ट है, CMTD की पोस्ट पे है। और जो पे मैट्रिक्स है लेवल 2 का जो पे मैट्रिक्स है वो यहाँ पे मिलने वाला है। अब जो आपके क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मानी गई है आपसे, जो मेट्रिकुलेशन यानी कि जो 10th पास होनी चाहिए और आपके किसी भी बोर्ड से चलो 10th पास हो सकती है। इसके अलावा आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके पास में क्या है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और मिनिमम 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जिस भी पोस्ट के अंदर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसका अप्लाई करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, ये जरूर आप ध्यान रख लेना, वरना फिर आपके फॉर्म में एडमिट कार्ड भी नहीं आते, फिर आप बाद में परेशान होते कि सर हमारे एडमिट कार्ड नहीं आते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फायरमैन की पोस्ट के लिए। तो फायरमैन की पोस्ट के लिए भी काफ़ी सारी अलग अलग से क्वालिफिकेशन भी मानी गई है। इसके अंदर एसेंशियल के अंदर अपन बात करें जो आपके लिए कंपलसरी है, उसके अंदर है कि आपके पास मेट्रिकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 10th पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो फायर जो ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और जो भी आप यहाँ पे और भी जो क्वालिफिकेशन मांगे देख सकते हो, इसमें हाइट भी आपकी मायने रखेगी, चेस्ट भी मायने रखेगा, वेट वगैरह भी मायने रखेंगे। तो ये सब कुछ भी आप जो कंप्लीट डिटेल के अंदर देखना चाहते हो तो जब भैया हम आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा देंगे तो वहाँ ग्रुप के अंदर आप ये देख सकते हो फायरमैन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं। अब जो अपना सबसे जो इंपॉर्टेंट बनता है वो चलो देख लेते हैं। अब आगे जो इसके बाद आता है कि वो होगा कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, आपको किस किस प्रोसेस से होकर सिलेक्शन के लिए गुजरना होता है। तो सबसे पहले जो आपके होगा वो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के लिए भी अपन फुल आगे डिटेल में समझने वाले हैं कि रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो स्किल टेस्ट होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल मेरिट होगी इसके बारे में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेना कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ में आपका मेडिकल भी होता है। तो यहाँ पे मेडिकल लिखा नहीं है लेकिन मेडिकल भी होता है। बाकी अगर आप इसको जो मोड ऑफ सिलेक्शन है आपके, इसको आप कंप्लीट डिटेल के साथ में समझना चाहते हो, जैसे कि एयरपोर्ट्स ग्रुप सी के जो फॉर्म अप्लाई से लेके ज्वाइनिंग लेटर का तक का कंप्लीट प्रोसेस देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लीजिए। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भी मिलता है आपको, तो आपको एयरपोर्ट्स ग्रुप सी की अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट प्रोसेस की, उसके अंदर भी ये वीडियो मिल जाएगा। तो वो ये वीडियो आप जरूर देख लेना, तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला जो प्रोसेस आता है अपना वो है कि सिलेबस, जैसे रिटन जो टेस्ट होगा उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो रिटन टेस्ट के लिए सबसे पहले आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, उसके बाद आपके इंग्लिश पूछी जाएगी, उसके बाद मैथ पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। ये ज्ञान रख लेना आप, LDC और MTS पोस्ट के लिए ये चारों सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो आपके पोस्ट है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के अलावा जो आपकी एक पोस्ट है स्टोर सुपरिटेंडेंट और बाकी जो कुक की पोस्ट है, उन सभी के लिए आपसे ट्रेड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी पे हमने आगे ही हम बहुत सारे वीडियो अवेलेबल करवा चुके हैं। अब जब आप एयरपोर्ट्स ग्रुप सी की प्लेलिस्ट देखते हो तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। और अगर आप सिलेबस से रिलेटेड भी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हो तो आपको ये थंबनेल वाला वीडियो मिल जाएगा, ये वीडियो जरूर देख लेना चाहिए। इसमें हमने फुल डिटेल में सिलेबस से रिलेटेड भी बात की है, तो वहाँ भी आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सिलेबस क्या क्या आता है इसका। आगे जो प्रोसेस होगा वो होगा कि आप जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, तो ये जरूर ध्यान रख लेना। एक तो आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट भेजना होगा, एक आपको एज का जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो भेजना है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th मार्कशीट हो गई, और अगर आप स्टोर सुपरिटेंडेंट की अप्लाई करते हो तो आपकी फाइनल की मार्कशीट चाहिए होगी। उसके बाद है जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना है, और साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कंपलसरी नहीं है, जिस पोस्ट के लिए कंपलसरी उसमें आपको कंपलसरी भेजना ही है। बाकी जैसे MTS पोस्ट के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप भेज सकते हो, अगर आपके पास में नहीं है तो आप नहीं भी भेजोगे चल जाएगा। अब अगर आप जो कास्ट यानी कि जो कैटेगरी है वो अगर आप मान लो OBC से अप्लाई करते हैं और आप OBC से रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट है वही लगाना पड़ेगा, स्टेट वाला उस कंडीशन में नहीं चलेगा, ये जरूर ध्यान रख लेना। अगला जो प्रोसेस है
वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में फॉर्म भर के आप सेंड कर सकते हो, किसी में भी दोनों में से एक। सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये मत भूल जाना, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल्फ अटेस्टेड करना भूल जाते हैं, इस वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। साथ में आपको 2 पासपोर्ट साइज जो फोटो लगानी है, उसके अलावा भी 2 पासपोर्ट साइज और फोटो भेजनी है, ये ज़रूर ध्यान रख लेना। और एक आपको जो ये देखो इनवेलप वाला मैं बता देता हूँ, जैसे एक आपका जो सबसे बड़ा जो लिफाफा होगा उसके अंदर आपको जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट बताए थे वो सब डॉक्यूमेंट डालना है, और उसके अलावा एक साथ में और भी लिफाफा भेजना है जिसपे 10 रुपये की स्टाम्प लगा के और वो लिफाफा भेजना है। और बाहर वाले लिफाफे में आपको जब आप पोस्ट ऑफिस पे पूछोगे कि इसका वेट करके बता दो कि कितने का लिफाफा है, तो वहाँ पे वो आपसे ले लेंगे। अब जो चलो अगले प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट जिस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं वो है कि ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है या फिर रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या कुरियर से भेजना है। तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे एयरपोर्ट्स का पता होगा बार बार वैकेंसी आती रहती है। जैसे अभी ये 5वीं वैकेंसी है 2021 के अंदर ही, तो जो स्टार्टिंग की जो 2 वैकेंसी आई थी उन दोनों के अंदर ही आपके कोई भी ऐसे बाउंडेशन नहीं लगी हुई थी, आप किसी भी पोस्ट से भेज सकते थे। लेकिन जो उसके बाद जो 3 2021 और जो 4 2021 जो ये जो 2 वैकेंसी आई थी उनमें क्लियर मेंशन किया हुआ था कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर इन तीनों में से किसी से भी सेंड नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आप जरूर ध्यान रख लेना। लेकिन जो अभी जो वैकेंसी है उसके अंदर ये भी कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको कौन से पोस्ट से भेजना है। तो आप अगर चाहते हो तो ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हो, आप चाहते हो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, आप चाहो तो स्पीड से भेज सकते हो, और आप चाहो तो कुरियर से भेज सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी यही रखना कि जब फॉर्म स्टार्ट हो तभी आप सेंड कर देना, और ऑर्डिनरी पोस्ट से ही सेंड करने की कोशिश करना। क्योंकि बाद में कई बार ये होता है कि बाद में जाके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्होंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है कि उसके खिलाफ उनके कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि सर आपने फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो आप कोशिश करना फॉर्म स्टार्टिंग में अप्लाई कर दो और आप ऑर्डिनरी पोस्ट से ही सेंड कर देना। अब चलो देख लेते हैं कि अपने जो आपको ये फॉर्म भरना है वो परफॉर्मे के अंदर फॉर्म कैसे कैसे भरना है। यहाँ पे देखो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एयरपोर्ट्स के जितनी भी वैकेंसी आती है मोस्टली सभी के अंदर जो परफॉर्म ऑफ एप्लीकेशन होता है वो सभी का सेम ही रहने वाला है। तो ये आपको जो ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है यहाँ पे आपको ये परफॉर्मा मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखना है। जैसे आप एलडीसी के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको एलडीसी कर देना है, और फिर किस यूनिट के अंदर अप्लाई करते हो तो उस यूनिट का यहाँ पे नाम करना है। फिर यहाँ पे पोस्ट अप्लाई के लिए यहाँ पे तो फिर वापस आपको एलडीसी लिखना होगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है, फिर फादर नेम लिखना होगा, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, और जो आपकी लास्ट डेट है तब तक आपकी जो एज होती है वो कितनी होती है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है कि आपकी एज कितनी हो जाएगी। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको फोटो लगानी है आपकी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो भूल जाते हैं, फोटो को आपको सेल्फ अटेस्टेड भी जरूर करना है, वरना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये भी जरूर ध्यान रखना। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसी वजह से फॉर्म ज़्यादातर रिजेक्ट होते हैं आपके। एक यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना है। अगर आपका परमानेंट और जो एड्रेस है कोरिस्पोंड वो दोनों अगर सेम है तो आपको दोनों जगह सेम ही लिखना है, बाकी अलग अलग है तो आप अलग अलग भी मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कौन सी जो कास्ट है ये वो यहाँ पे मेंशन करनी है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है। इसके अलावा अगर आपको जैसे कि आपने 12th कर रखी है, 12th के अलावा साथ में आपने कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो एनी अदर के अंदर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि 11 नंबर के अंदर देखो ज़्यादातर जो स्टूडेंट परेशान होते हैं, एक तो जो 8 नंबर कॉलम है और 11 नंबर है, इन दोनों में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक आपकी मान लो कि ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ओबीसी मेंशन करना है। लेकिन जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ये मान लो कि आपके ओबीसी से रिलेटेड कोई सीट भी अवेलेबल नहीं है, तो आप जनरल के अंदर अप्लाई करोगे, फिर इसलिए आपको यहाँ पे जनरल मेंशन करना होगा। तो आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कर दें वो यहाँ पे कैटेगरी आएगी, और जो आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे वो आएगी। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे दोनों आपको सेम ही लिख देनी है। इसके अलावा अगर आपको टेक्निकल कोई एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पे मेंशन करना है। डोमिसाइल आपका कहाँ का बना हुआ है तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि कौन से स्टेट का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अब और एक चीज़ ध्यान रखना, देखो सभी के नीचे वैसे ये मेंशन भी किया हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी, जिस इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है वो यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन कर दिया है। अब अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ में जुड़े हुए तो आपको यस या नो लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद जो आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पे आपको अपनी डेट मेंशन करनी है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि जो है वो है फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, तो इसके अंदर आपको अपनी तरफ से कुछ भी मेंशन करके नहीं भरना है। आपको जो आगे जो डिटेल भरनी है वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड के अंदर जो डिटेल है वो भरनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे फोटो लगानी है, फोटो को भी सेल्फ अटेस्टेड करना है, ये मत भूल जाना कि सेल्फ अटेस्टेड करना है। फिर आपको यहाँ पे अपना नाम मेंशन करना है, फिर वापस फादर नेम लिखना है, और जो भी आपका एड्रेस है वो मेंशन करना है। लेकिन एक चीज़ वापस देखो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जो 4 नंबर और 5 नंबर जो कॉलम है इन दोनों के अंदर आपको कुछ भी
मेंशन नहीं करना है, ये आपको नहीं भरना है। ये जब एयरपोर्ट्स के अंदर जब आप अप्लाई कर देते हो और आपका जो वापस एडमिट कार्ड आता है, तब वो वहाँ से सेंटर से आपको भर के और ये डिटेल भेजते हैं कि आपके इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि रोल नंबर क्या है आपके, और आपके जो फिजिकल या स्किल टेस्ट होने वाला है या फिर जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो कब होगा, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको ये 4 नंबर और 5 नंबर के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करना है, ये ज़रूर ध्यान रख लेना। अब चलो वो डिस्कस कर लेते हैं जो सभी स्टूडेंट के मन के अंदर डाउट है, वो ये है कि ये जो वैकेंसी है ये अभी तक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर नहीं आई है। जैसे आपको ही पता होगा जो ये वैकेंसी है, अभी आपने जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखा होगा, जो आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया था जो 30 अक्टूबर तक का जो आया हुआ है, उसके अंदर भी ये वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी तक आप ज़रूर ध्यान रख लेना कि आप ये जो फॉर्म मैंने बताया आपको, ये अब मैंने पहले आपको बता दिया था, आपको ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको आप भर के रख सकते हो, लेकिन इसको अभी अप्लाई मत कर देना, ये ज़रूर ध्यान रख लेना। आप जब अप्लाई करते हो या फिर यहाँ से जब सेंड करते हो, जब आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या फिर आप कह सकते हो रोजगार समाचार के अंदर जब वैकेंसी आ जाती है, उसके बाद में ही आपको अप्लाई करना है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना। ये जैसे 99% चांस है कि जो आपके 30 के बाद में जो अगला जो रोजगार समाचार आएगा उसके अंदर ये वैकेंसी आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। और जब भी ये वैकेंसी आएगी रोजगार समाचार के अंदर, हम आपको अलग से वीडियो बना के भी अवेलेबल करवा देंगे, और उसके अलावा हम आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल कर देंगे कि अब आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि जब तक आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर या फिर रोजगार समाचार के अंदर आपकी वैकेंसी नहीं आ जाती है, तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है। अभी आप फॉर्म भर के और रख सकते हो, लेकिन अभी आपको सेंड नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए जब तक वैकेंसी का यही रूल है जो एयरपोर्ट्स के निकलती है कि जो आपके रोजगार समाचार है उसके अंदर वैकेंसी आने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म भर के भेजना होता है। तो ये भी जरूर ध्यान रख लेना कि जैसे अगर 1 तारीख को ये वैकेंसी आ जाती है, तो फिर आपको अगर फॉर्म वगैरह सब भर के रखे हुए होंगे तो आप 1 तारीख को भी सेंड कर सकते हो। तब आप नॉर्मल पोस्ट से भी सेंड करते हो तो आराम से वहाँ पे आपका लेटर है वो पहुंच जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ता, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको लेट नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन फॉर्म रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि स्टूडेंट सबसे है कि लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं कि हमारे लास्ट डेट को हम अप्लाई कर देंगे। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जैसे ही वैकेंसी आएगी कि हम आपको बता देंगे और आपको उसी दिन ये फॉर्म भर के भेजना है। तो तब तक आप फॉर्म भर के अपने पास में रख सकते हो। मैंने आपको पर फॉर्म में बता दिया कहाँ से मिलेगा ये नोटिफिकेशन, आपको दोनों की दोनों ही चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव अड्डा के जो टेलीग्राम चैनल और जो एयरपोर्ट्स के लिए हमने अलग से ग्रुप बना रखा है वहाँ पे आप देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगी। और एक चीज़ है कि सबसे बड़ा जो स्टूडेंट का डाउट है कि अब अगर हम फॉर्म ही अप्लाई तो कर देंगे लेकिन इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। तो अब अगर आप ऑब्जेक्टिव अड्डा पे जो हमने एयरपोर्ट्स ग्रुप से की जो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें देखोगे तो आपको कंप्लीट तैयारी के लिए मटेरियल मिल जाएगा। तो आपको फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस वो आप जरूर तैयार करके चले जाना ताकि आपका सब कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में।